यानी किसी तत्व का वह उच्चतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र नहीं रहता है। इसमें दो चीजें आती हैं, आराम से समझिएगा। किसी तत्व का वह उच्चतम कण, किसी तत्व का वह उच्चतम कण, एक स्वतंत्र चीज आता है और एक अस्वतंत्र आता है। मतलब कि स्वतंत्र हो रही है और स्वतंत्र नहीं हो रही है। यानी पार्टिसिपिंग यानी भाग लेना, भाग ले रहा है लेकिन स्वतंत्र नहीं है। क्या है? स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र नहीं, इसका मतलब बता रहे, यानी कि कोई भी कण, किसी भी एलिमेंट का, यदि मैं किसी भी एलिमेंट की बात करता हूं, ठीक है, किसी भी एलिमेंट्स, मेनी एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं आपके, 118 है, 118 एलिमेंट्स टोटल्स है। पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो 118 आपको तत्व मिलेंगे। और इस सभी तत्वों में किसी तत्व की यदि हम बात करें तो किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, छोटा से छोटा कण, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले सकता है लेकिन स्वतंत्र नहीं रहेगा, लेकिन स्वतंत्र नहीं रहेगा। वो टोटल 118 होंगे, गिनेंगे तो 118 आएगा। तीन दिखा रहा है, उसमें पूरे देखेंगे तो 18 आएगा, गिनेंगे तो टोटल 118 आएगा। हाँ, अब इधर देखिए, भाग तो लेगा लेकिन स्वतंत्र नहीं रहेगा। क्लियर हो गया? किसी तत्व का वह उच्चतम कण, जो भी कण होगा, यानी 118 तत्वों में से जो भी कोई तत्व का जो कण होगा वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा लेकिन स्वतंत्र नहीं रहेगा। अब कहेंगे सर कण क्या होता है? क्योंकि 3 कण मिलते हैं तो एक आपका परमाणु बनता है और छोटे छोटे परमाणु से एक आपका तत्व बनता है, और छोटे छोटे तत्व मिलते हैं तो किसी यौगिक का निर्माण होता है। जब छोटे छोटे यौगिक मिलते हैं तो किसी एक रासायनिक अभिक्रिया का निर्माण होता है, और जब छोटे छोटे यौगिक मिलते हैं तो किसी एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई नया यौगिक बनता है। ठीक है, तो सुनो अब आराम से। यहाँ पे मेनी एलिमेंट्स 118 है। इन सभी तत्वों से किसी भी तत्व की बात करें, किसी तत्व का छोटा से छोटा कण, ठीक है। अब सूक्ष्म की बात आप समझिए। यहां से यदि हम सूक्ष्म की बात करते हैं तो सूक्ष्म का मतलब होता है सबसे छोटा। क्या होता है? सबसे छोटा होता है, बहुत ही छोटा, जिनको हम केवल माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप जो होता है आपका, जिनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा छोटे से छोटे कणों को देखा जा सकता है। उसको क्या कर सकते हो? उसको आप जूम करके देख सकते हो। जो बैक्टीरिया आपके होते हैं, बैक्टीरिया को भी आप इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हो। तो मैंने आपको 2 चीज इसमें बताया कि भाग ले सकता है लेकिन स्वतंत्र नहीं रहेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दे सकता हूं कि 3 विद्यार्थी हैं, मान लो कि 3 विद्यार्थी हैं किसी क्लास में और तीनों पढ़ रहे हैं, और मैंने क्या किया, तीनों को बांध दिया कि केवल आप पढ़ के ही जाओगे। केवल मैंने उनको एक पॉइंट दे दिया, मैंने कहा कि इस पॉइंट को आप याद करके सुनाकर ही जाओगे, और नहीं सुनाओगे तो घर जाने के लिए आपको इजाजत, परमिशन नहीं मिलेगी। अब इस पॉइंट को आप याद करोगे और सुनाओगे तभी मैं आपको छोड़ने वाला हूं। तो आप तो भाग ले लिए पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने आपको स्वतंत्र किया नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं आपको स्वतंत्र नहीं किया हूं। तो बात यही है कि भाग तो आप ले लेंगे पढ़ने के लिए, लेकिन आपको कहीं घूमने के लिए उस टाइम में समय नहीं दूंगा। 2 घंटे के लिए आप कोचिंग आए हैं तो केवल 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के बाद ही आप घूम सकते हो। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ 2 घंटे, तो 2 घंटे के बाद ही मैं आपको छोड़ूंगा। क्या करने के लिए? वंडरफुल एंड टर्निंग के लिए। मेनी प्लेसेस योर अंडरस्टैंड। आप किसी चीज को समझ सकते हैं भाई, कोई भी स्थान है उसको वंडरफुल कर सकते हैं, टर्निंग कर सकते हैं, घूम सकते हैं। यू कैन टर्निंग्स टू एनी या मेनी प्लेसेस, कहीं भी घूम सकते हैं। कब? जब 2 घंटे का आप टाइमली मेरे यहां देकर जाएंगे तब। ठीक है, इसको समझे। अब ये चीज जो परमाणु है, इनके कण क्या होते हैं? इनके मुख्यतः 3 कण होते हैं भाई, मुख्यतः 3 कण होते हैं।
अब देखिए 3 कण कौन कौन से। मूल आपका सबसे बड़ी बात होती है ईटा पर नाच पे, आप समझ सकते हो, ठीक है। इसमें आपका इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन। दूसरा आपका होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन। अब यहां से हम तीसरा भी देखें तो हमारा न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। अब मेरी बात आराम से समझिएगा। एक मैं आपको छोटा सा फार्मूला दे रहा हूं, उस छोटे से फार्मूले पे आप याद कर सकते हैं। एक आप पढ़े होंगे ईटा पर नाच, ईटा पर नाचे। इस फार्मूले से आप याद कर सकते हैं कि परमाणु में जो आपके मूल स्थित छोटे छोटे कण हैं उनकी खोज यानी डिस्कवर रिसर्चिंग कौन किया है। अब देखिए यहां से ये ईटा पर नाच का तात्पर्य क्या होता है। ई का तात्पर्य होता है इलेक्ट्रॉन और टा का तात्पर्य होता है यानी जो थॉमसन जो साइंटिस्ट है। इलेक्ट्रॉन जो कि किसी भी परमाणु या एटम का सबसे प्रथम मूल कण होता है, उसकी खोज किया था जे टॉमसन यानी थॉमसन। उसको टॉमसन के भी नाम से आप पढ़ सकते हैं, थॉमसन के भी नाम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम यदि इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं ईटा पर तो इलेक्ट्रॉन को ई से हम दर्शाते हैं और थॉमसन को टी से भी, हम टी एच से भी दर्शा सकते हैं। तो बताइए सबसे पहले आपका जो कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है टी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या तो आप थॉमसन बोलिए या तो टॉमसन बोलिए, बात एक ही है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया? जे थॉमसन किया। उसके बाद आपका आया पॉ, जिनको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। देखिए यहाँ से प्रोटॉन है कि नहीं है? ये आपका दूसरा मूलकण है। किसका? इस परमाणु का दूसरा मूलकण है। अब इस मूलकण की खोज कौन किया था? देखिए यहाँ से एक रदरफोर्ड, रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। रदरफोर्ड का ही नाम गोल्डस्टीन है। क्या है? गोल्डस्टीन है। अब यहाँ से देखिए आपका जो पी है, जिनको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन पी, और इनकी खोज कौन किया था? रदरफोर्ड किए थे या गोल्डस्टीन किया था। प्लस में गोल्डस्टीन, यानी कि गोल्डस्टीन उन्हीं का नाम था। तो आपको प्रोटॉन की खोज के बारे में पता हो गया कि प्रोटॉन की खोज कौन किया था? रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन, यानी उन्हीं का गोल्डस्टीन नाम था। गोल्डस्टीन नाम क्यों पड़ा था पता है? क्योंकि इन्होंने कुछ किरणों को क्या किया था? सोने की पन्नी पे या चादर पे अल्फा कणों की बमबारी की थी, जिनके कारण कि इनको गोल्डस्टीन के नाम से जाना जाता है। पूरे विश्व जानता है, पूरा भारत जानता है कि इनका नाम है गोल्डस्टीन, क्योंकि ये सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की थी, छोड़ा था। तब जाकर देखे कि कुछ जो किरणें हैं कहाँ जाती हैं? सीधे निकल जाती हैं, और कुछ टकरा कर वापस आ जाती हैं, और कुछ तिरछे निकल जाती हैं। तब इनको आभास हुआ कि परमाणु जो है, आपके परमाणु में कुछ ऐसे छोटे छोटे कण हैं जो कि बहुत ही शक्तिशाली हैं। परमाणु का कुछ ऐसा कण है जो कि बहुत भारी है, स्थान है जो भारी है। मैं आपको बताऊंगा कि परमाणु कैसे बनता है। परमाणु को बनाने के लिए 3 छोटे छोटे कणों की आवश्यकता पड़ती है। पहले इसको जान लीजिए। यहाँ पे जो ना का तात्पर्य आता है, जिनको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन, ये परमाणु का तृतीय मूलकण है, जिनको हम लोग कैपिटल एन से डालते हैं। और यहाँ से चय का तात्पर्य होता है चैडविक। क्या होता है? चैडविक, चैडविक, ठीक है। अब ये चैडविक आपका होता है CH से, आप जान सकते हैं। यानी चैडविक किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। अब ये तीनों आपको जो मुख्यतः आपको दिया है मूलकण, अभी कैसे किसी परमाणु को बनाने में सक्षम प्रदान कराते हैं, एबिलिटी प्रदान कराते हैं, इसको आप देखिए। अब हमारा जो परमाणु है वह किस तरीके से बनता है? परमाणु में देखिए, परमाणु के बीच में जो एक छोटा सा भाग होता है, जिनको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, या हम लोग बोलते हैं क्या? नाभिक बोलते हैं। उस नाभिक का यानी किसी परमाणु का बीच का जो भाग होता है वह सबसे भारी भाग होता है। भारी का मतलब कि उस परमाणु को वह यह दर्शाता है, यह संकेत करता है कि परमाणु का टोटल भार उसके बीच में नाभिक का जो भार होता है उसके बराबर होता है। यानी न्यूट्रॉन का पूरा भार प्लस प्रोटॉन का पूरा भाग बराबर किसी परमाणु का टोटल द्रव्यमान। समझाते हैं आपको। अब देखिए यहां से आप बनाएंगे किसी परमाणु को। अब मैंने यहां से किसी परमाणु को बना दिया,
ठीक है। अब इसमें मैंने 3 भागों को आपको डाल दिया। ये देखिए छोटा सा भाग आपका हो गया। यही छोटा सा भाग जो कि इसमें आपके पॉजिटिव वैल्यूज विद्यमान है, पॉजिटिव कण आपके विद्यमान है, और यही पॉजिटिव कण के विद्यमान होने के साथ साथ ये दर्शाता है कि यह एक नाभिक है। यह नाभिक को दर्शाता है, जिनको हम लोग इंग्लिश में न्यूक्लियस भी बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको हम लोग नाभिक भी बोलते हैं। अब हमारा जो ये वाला भाग है, ये वाला जो ऊपर बाहरी भाग में, अब इसको हमने नाभिक बोला, तो इसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते हैं। और इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं, एक गोला 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 घूमते हैं। जैसे किसी आप सर्किल को ले लीजिए, कोई सर्कुलर पार्क ले लीजिए, तो सर्कुलर पार्क में बीच में यदि कोई खेल रहा है तो बाउंड्री जरूर होगी, होगी कि नहीं होगी? यदि बाउंड्री है तो बाउंड्री सेफ्टी के लिए बनाई जाती है कि भाई आप वो जो आपका तार लगाया गया है तो तार के बाहर आपको नहीं दौड़ना है, क्योंकि आपके सेफ्टी के लिए भाई, बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए, सेविंग के लिए। तो आप क्या करते हैं, जो नाभिक है, नाभिक में 2 चीज होता है। नाभिक में क्या चीज होता है? 2 चीज होता है। नाभिक में आपका 2 चीज होता है, ध्यान से समझिएगा। न्यूट्रॉन होता है, दूसरा प्रोटॉन होता है। और यही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इस परमाणु के एटॉमिक मास को दर्शाता है, परमाणु द्रव्यमान को दर्शाता है। अब यहां से देखिए, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों किसको दर्शाया? एटॉमिक मास को दर्शाया। एटॉमिक मास का तात्पर्य होता है परमाणु द्रव्यमान। यह आपका परमाणु द्रव्यमान होता है। नाभिक में ही केवल धन आवेशित कण विद्यमान रहता है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है यह बाहरी कक्षाओं में गति इसलिए करता है कि इस नाभिक के पास कोई भी किसी तत्व का कोई कण इसके पास न आए। यदि इसके पास आ जाता है तो सुनिए कब आता है, आएगा तो इसके पास आने से पहले, अब यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन है वह आपका लड़ेगा। किससे लड़ेगा? बाहरी डाकुओं से, दुश्मनों से, शत्रुओं से। कौन लड़ेगा? इलेक्ट्रॉन लड़ेगा। क्यों लड़ेगा भाई? क्योंकि नाभिक की सुरक्षा करने वाला एक संरक्षक, एक बॉडीगार्ड का काम करने वाला कौन है? न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। कौन है? न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन है। समझे ना? अब इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है? इस पूरे नाभिक का सुरक्षा करता है भाई। अब नाभिक की सुरक्षा कैसे करता है? नाभिक की सुरक्षा वो बहुत ही अच्छे तरीके से करता है, एक पैशन तरीके से, एक पैशन वेजिंग से करता है, कि ताकि कोई भी दुश्मन इस नाभिक में धन आवेशित कण के अंदर विद्यमान हो सके। एक संरक्षक का काम करता है। यदि मैं किसी रूम के बाहर किसी भाई संरक्षक बॉडीगार्ड को रख देता हूं, भाई देखो मुझसे यदि अपॉइंटमेंट लेना है तो सबसे पहले आपको बॉडीगार्ड से मिलना पड़ेगा। यदि मुझसे मिलना है, मीट करना है, तो आप पहले बॉडीगार्ड से भाई मिलिए। बॉडीगार्ड आपको यदि परमिशन देता है अंदर आने के लिए तो आप आ सकते हो। और वह परमिशन किससे लेगा? अपने मालिक से लेगा, अपने बॉस से लेगा, कि सर क्या इस बंदे को इस परमिशन के लिए आप अलाउ कर रहे हैं, तब जाकर वह आपको अलाउ करेगा, अन्यथा अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ पे बातें वही आ जाती है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तभी परमिशन देगा जबकि अंदर के जो आपके प्रोटॉन होते हैं, जो पॉजिटिव आपके कण होते हैं, वह सक्षम प्रदान कराते हैं तब। ये बोलते नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी अपने वृत्तीय कक्षा को छोड़कर किसी दूसरे कक्षा में नहीं जाता, और जाता तभी है जब इनकी हाई लेवल की एनर्जी होती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आता है वैसे वैसे इनकी जो उच्च स्तर ऊर्जा होती है वह बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आपका आता है, इलेक्ट्रॉन अधिकता है तो सबसे पहले अपने छोटी कक्षाओं को देगा। यदि अपने छोटी कक्षाओं को भर लेगा तो उसके बाहरी वाले कक्षा को पूर्ण करेगा। यदि उस बाहरी कक्षा को पूर्ण कर लेगा तो फिर आगे बढ़ेगा, और तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि अपने पहली वाले कक्षाओं को पूरा नहीं कर लेता। आगे नहीं बढ़ेगा।
कब बढ़ेगा? जब अपने पहले वाले बिफोर जो आपके सेल होते हैं उनको पूरा नहीं कर लेता है, तब तक वो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रखता है। और परमाणु की एक खासियत भी होती है कि हमें 3 जाकर छोटे छोटे कण मिलते हैं तो किसी एक परमाणु का निर्माण होता है। अब परमाणु का निर्माण हुआ तो परमाणु से तत्व का निर्माण होता है, और छोटे छोटे तत्वों से किसी अणु का निर्माण होता है, अणुओं से पदार्थों का निर्माण होता है, और पदार्थों से यौगिक का निर्माण होता है, और यौगिक से आपका किसका निर्माण होता है? रासायनिक अभिक्रिया का निर्माण होता है, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है। भाई हम कह रहे किसी कार्य को हम करना चाहते हैं, भाई हम हमारे अंदर शक्ति पावर है, बहुत बहुत बड़ी पावर है, लेकिन वह काम बहुत बड़ा है। मैं करते करते थक गया, टायर्ड हो गया, आई एम वेरी टायर्ड दैट टाइम। तो भाई मैं टायर्ड हो गया तो भाई मेरे अंदर जो शक्ति तो हीन हो गई है। यदि मेरे साथ यदि विद पर्सन्स होते, माय पर्सन्स, तो वह कार्य को थोड़ा सा सुलभ करते। अब सुलभ कब करते? जब मेरे साथ होते फ्रेंड, तब तो अब वो अपनी न्यूटन बल लगाकर उस कार्य को थोड़ा सा सुगमता प्रदान कराते, तब वो कार्य जल्दी होता और टाइम कम लगता ना। तो देखिए बात यहीं पे है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वह इस नाभिक के बाहरी कक्षा में क्या करता है? गति करता है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, जिनको हम लोग ई से प्रदर्शित कराते हैं, और ई के ऊपर हम लोग माइनस का सिंबल देते हैं, निगेटिव का। यस सर। हर जगह आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक निगेटिव का सिंबल रहता है। अब ये आपका न्यूट्रॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया। प्रोटॉन, प्रोटॉन नहीं, पोट्रॉन, प्रोटॉन नहीं, पोट्रॉन। ठीक है, अब यहां से आपका न्यूट्रॉन हो गया। 3 ने मिला तो किसी एक का निर्माण किया। अब ये छोटे छोटे मिलकर किसी तत्व का निर्माण करते। भाई हर तत्व के अंदर, अब एक चीज और जानिए, हर तत्व को बनाने के लिए किसी एक तत्व का मैं बैलेंस निकालना आपको पहले सिखाता हूं। इसके बारे में पहले जान लीजिए कि इसका चार्ज क्या होता है, इसके मास क्या होते हैं। सबसे पहले जानिए, यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के यदि मास के विषय में हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वह 9.1 गुणे 10⁻31 kg के बराबर होता है। भाई आप कहेंगे सर ये kg क्या होता है? ये 9.1 का मतलब ये चीज हुआ कि इलेक्ट्रॉन का जो टोटल मास है, जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान और वेट में मैंने आपको डिफरेंट बताया था कि मास यानी द्रव्यमान और जो भार होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ पे मास है 9.1 गुणे 10⁻31 kg के बराबर। और इनके चार्ज के बारे में बात करते हैं कि इनका आवेश कितना होता है, जिनको हम लोग C से या हम लोग किससे दर्शाते हैं, या चार्ज को हम लोग किससे दर्शाते हैं? Q से दर्शाते हैं, या C से या Q से। तो अब ये आपका जो चार्ज है वह कितना है? इसका चार्ज होता है माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होगा। किसके बराबर भाई? कूलाम के बराबर होगा। और मैंने यहाँ पे कूलाम क्यों लगाया? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। अब हम प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन में भी यम आएगा, इसका में भी तो द्रव्यमान होगा। भाई आप हैं तो आपका भी तो कुछ वजन होगा ना, होगा कि नहीं होगा? आपका वजन होगा और प्लस आपका जो ग्रेविटी है वह दोनों का ऐड हुआ है, दोनों का मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं हुआ है? अब दोनों आपका मास जो है और उसके बाद जो ग्रेविटी लग रही है इस पृथ्वी पे, वो दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तब जाकर आपका वेट निकला। किसी वेटिंग मशीन पे आप वेट अपने भार को वेटिंग करते हैं तो वहां पे ग्रेविटी लगती है 9.8 इंटू 10 पावर दी कितना होता है? 10 पावर दी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी उसको पूरा 10 माना जाता है। उसका जो एक्सीलरेशन होता है वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, अब यहां से हम लोग देखेंगे यह Q यानी जो आवेश होता है, इसका आवेश इस इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निगेटिव में होता है तो ये पॉजिटिव में होता है। मैंने यहाँ पे प्रोटॉन को पॉजिटिव में रखा है, देखिए। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ कि ये जो आपकी चीजें हैं ये आपकी पॉजिटिव में चलती हैं। किस में चलती हैं? पॉजिटिव में चलती है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव होता है। अब इसका जो आपका Q है, अब यहाँ से Q देखिए और ये भी देख लीजिए भाई, इसका मास, जो मास को पहले पहचानिए, इसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27
kg के बराबर होता है। और इसका जो चार्ज है, जो आवेश है, वह आवेश है इसी इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव में 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19। ये सी लगाइए चाहे क्यू लगाइए, सही प्लस का 19 होगा ना। वहां प्लस नहीं यहाँ प्लस होता है। ये दोनों एक ही रहते हैं, ये निगेटिव में है और ये पॉजिटिव में। और उसके बाद हम लोग न्यूट्रॉन की बात करते हैं, जो हमारे परमाणु का लास्ट कण है। इसका भी तो भाई कोई द्रव्यमान होगा, इसका भी तो कोई चार्ज होगा। अब ध्यान दीजिए, इसका तो द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान तो है लेकिन आवेश चार्ज नहीं है। इसका द्रव्यमान इस प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, लेकिन यदि चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज बिल्कुल जीरो होता है। चार्ज क्या होता है? चार्ज बिल्कुल क्या होता है? चार्ज बिल्कुल जीरो के बराबर होता है भाई। और यहाँ पे जो मास है इसका, किसका? न्यूट्रॉन का मास। तो न्यूट्रॉन का जो मास है वह प्रोटॉन के मास के बराबर है। यानी इनको लेते हैं हम लोग 1.67 इंटू 10 पावर माइनस का 27 केजी के बराबर। अब एक केजी क्या होता है, जिनको हम लोग किलोग्राम कहते हैं। अब ये बताइए, इतने छोटे 10 पावर माइनस 27 का तात्पर्य क्या है? बहुत ही छोटा, जिनको हम लोग किससे देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। 10.27 यानी 27 है, इसको 27 बोलेंगे। 1.67 गुणे 10 पावर 27 केजी यानी किलोग्राम के बराबर। यदि हम आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको इसका जो केजी क्या है, केजी ये पूरा एक ही में है। 10 पावर माइनस 27 केजी का मतलब किलोग्राम, समझे ना? ये चीज आपका है। तो आपको मैंने बताया यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यानी किसी तत्व का वह उच्चतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन स्वतंत्र रह सकता है। अब सुनिए, जैसे यदि हम ये कहें किसी चीज को बनाए, जैसे हम चावल को पकाते हैं तब भी हमारा जल भाग लेता है, लेता है? नहीं लेता है लेकिन स्वतंत्र रहता है। उसके अणु स्वतंत्र हो जाते हैं, भाग नहीं लेता है, स्वतंत्र क्योंकि स्वतंत्र रहते हैं। जैसे हम चावल बनाते हैं भाई, पकाते हैं, तो हमारे जो जल के अणु हैं छोटे छोटे, वह क्या होते हैं? स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन पार्टिसिपिंग नहीं करते हैं। पार्टिसिपिंग करने वाला चावल होता है। पार्टिसिपिंग करने वाला कौन होता है? चावल होता है। लेकिन उसमें स्वतंत्र कौन रहता है? स्वतंत्र कौन रहता है? उसमें पानी आपका स्वतंत्र रहता है। ठीक है, इसको समझिए आप। तो किसी तत्व का वह उच्चतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग नहीं लेता है लेकिन स्वतंत्र रहता है, उसे हम लोग अणु या मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ठीक है, अब ये समझिए कि अणु का निर्माण कैसे होता है। अणु का निर्माण छोटे छोटे तत्वों से मिलने से होता है। छोटे छोटे तत्वों के मिलने से होता है। मैंने आपके तत्व के परमाणु के बारे में बताया। अब ये तत्व होता क्या है? तत्व वह है जो कि जिनका खंडन नहीं किया जा सकता है, उन्हें तत्व कहते हैं। या तत्व की डिफरेंस छोटी सी ले सकते हो कि तत्व वह सबसे छोटी वर्ड इकाई है जिनका खंडन नहीं किया जा सकता। जैसे यदि हम सोडियम को लेते हैं तो सोडियम को हम खंडन कर सकते हैं। अब ये नहीं कि कोई कहे कि सर जी एन को एक साइड कर दीजिए, ए को एक साइड कर दीजिए। ये कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट आपका सोडियम है, सोडियम को तोड़ सकते हो लेकिन अलग अलग नहीं होगा, खंडन नहीं होगा। अब ये नहीं कि एन एक साइड हो जाए और ए साइड हो जाए। अब ये सोडियम, इनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सोडियम बोलते हैं। अब इनका क्या हो गया? अणु सूत्र तो ये है। अब ये क्या है? रासायनिक नाम है सोडियम। एन को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम बोलते हैं। हमारी बात क्या थी? अणु की बात थी। तो किसी तत्व का वह उच्चतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग नहीं लेता है लेकिन स्वतंत्र रहता है। स्वतंत्र भाई पार्टिसिपिंग नहीं करता लेकिन स्वतंत्र रहता है, उसकी श्योरली बात है। तो हम लोग सोडियम को एन और एक रूप पे हम तोड़ नहीं सकते। जैसे मान लीजिए आप कैल्शियम को लेते हैं तो इसमें सी को अलग और इसको अलग नहीं कर पाएंगे।
अब नहीं कि इनको अलग कर दे और इनको अलग कर दे, तो इनको अलग नहीं कर सकते। अब भाई सी को इसको अलग, ए को अलग करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे। ये क्या है, ये पूरा गलत है। क्या है, ये पूरा चीज क्या है, ये पूरा गलत है। इसको अलग अलग आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, रिएक्शन करा सकते हैं। जैसे मैं ये कहूं कि सोडियम को मैंने लिया, सोडियम धन आयन को ले लिया और यहाँ पे क्लोराइड ऋण आयन को ले लिया। अब ये दोनों क्या हैं, दोनों आपके तत्व हैं। यस सर। ये आपका क्या है, ये अम्लीय है और ये क्षारीय है। अब सुनिए, अम्लीय की या अम्ल पदार्थ का हम लोग पहचान कैसे करते हैं, जिसमें यच रहता है, लेकिन इसमें यच नहीं है, लेकिन ये धनायन तो है ना। यस सर। क्या है, धन आयन तो है ना, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, धन आयन बोलते हैं। धन आयन या एनोड भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एनोड। इनको जो ये वाला ऊपरा होता है, इनको हम लोग कैथोड बोलते हैं। कैथोड के भी नाम से जान सकते हैं। हाई प्लस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, धन आयन बोलते हैं, धन आयन। तो सोडियम धन आयन और क्लोराइड ऋण आयन को जब हम लोग जोड़ते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। आप कहेंगे सर सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है, तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण सोडियम और क्लोराइड के मिलने से होता है। अब जानते हैं सोडियम क्लोराइड का सबसे ज्यादा उत्पादन समुद्र से होता है। समुद्र में आपको नमक प्राप्त होता है, ऐसा आपने सुना है। क्यों प्राप्त होता है पता है, सोडियम जब बारिश होती है तो भूमि की जो पतली परत ऊपर की होती है वह क्षारीय परत होती है। वह क्षारीय परत बारिश होने के साथ साथ वो बटोर कर पानी के साथ समेट कर चली जाती है, नहरों में जाती है, नालों में जाती है, और वह पानी किसी एक जहाँ इकट्ठा होता है, इनको हम लोग बोलते हैं भाई नदी, झील बोलते हैं, जो पानी ऊपर से गिरता है। और जहाँ पूरे पानी एक जगह मिलते हैं उनको समुद्र का नाम दिया गया है। छोटे छोटे भाई है, अब भाई वहाँ से हम लोग ले सकते हैं, झील हो गया, नदी हो गया, नहरें हो गई, बाहा हो गया, नाली हो गया, तो कुआं हो गया। ये सब क्या है, अलग अलग आपके पानी के प्रवाहित करने की दर होती है। तो जहाँ एक जगह समेट कर पानी इकट्ठा होता है उनको हम लोग समुद्र का नाम देते हैं। और समुद्र में एन कहाँ से प्राप्त होता है, अब ये आपका जो एन है वह भूमि के पतली परत के ऊपर, सबसे ऊपरी परत पे क्या होती है, विद्यमान होती है। इस समय यदि आप अपने हाथ को भी चाट कर देखेंगे तो नमकीन जैसा लगेगा। आप अपने शरीर को चाट कर देखिए, नमकीन जैसा लगेगा। हाँ, पसीना भी आपका नमकीन जैसा। क्यों, क्योंकि ये क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय, नमकीन जैसा लगता है। और ये जो क्लोराइड Cl है, यह क्लोराइड आपको ज्वालामुखी से प्राप्त होता है। समुद्र के अंदर आपको ज्वालामुखी बनती है। जब ज्वालामुखी जलता है तो जब जल जाता है पूरा तो एक चूने जैसा बनता है, सफेद जैसा। अब वो मिलता है तो उससे क्लोराइड का निर्माण होता है। क्लोराइड और एन दोनों जब आपस में मिलता है तो हमें नमक प्राप्त होता है, वही सफेद नमक प्राप्त होता है। पहले ढोकवा नमक आता था, ढोकवा नमक आता था कि नहीं आता था, पहले आपको पिसा हुआ नमक नहीं आता था, वैसे बोरे में भर कर आता था और वैसे ही आपको बड़ा बड़ा ढोका करके, इतना बड़ा छोटा बड़ा आपको तोल कर देते थे लोग। पहले आपको नमक का जो दाम था वह बहुत कम था, अब तो लगभग बढ़ गया है, क्योंकि भाई उसको पीसा गया है, महीन किया गया है। तो अब 5 की पैकेट आधा केजी की आती है, और टाटा साल्टवा का आपका 20 का आता है, 18 का था 20 का हो गया, 25 का हो गया। तो वो अलग की बात है भाई, उसको मशीन द्वारा उसको पीसा गया है। वो पीसने के भाई जो रेट है, पॉलिथीन में भरने के जो रेट है, जीएसटी जो आपका ट्रांसफर है, तो वो आपका अलग खर्च लगता है। अब उसके साथ साथ देखिए NaCl किससे प्राप्त हुआ, आपको पता चल गया। तो हमारे पास क्या हुआ कि जो अणु है, तो अणु मैंने आपको बताया कि किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, कोई भी तत्व हो, छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन स्वतंत्र रहेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे अणु बोलते हैं। जैसे यदि हम लोग जल की बात करते हैं, जल को देखिए आराम से, जल की यदि हम लोग पहचान करते हैं तो जल का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। H2O किस किस आयनों में टूटता है, H2O 2 आयनों में टूटता है, एक H धनायन में टूटता है, दूसरा OH ऋणायन में टूटता है। अब देखिए यही से आपको प्राप्त होगा कि आपका यौगिक कैसे मिला। तो देखिए यहाँ पे सोडियम धन आयन और क्लोराइड ऋणायन दोनों मिला तो यहाँ पे एक यौगिक बना, इसी का नाम यौगिक है। इसी को आप पदार्थ बोल सकते हैं, क्योंकि पदार्थ तीनों अवस्था में मिलता है। मैंने आपको 5 पदार्थ की अवस्था बताई थी, बताते कि नहीं, 5 अवस्था मैंने आपको बताया था।
ये 5 अवस्थाएं होती है। एक क्या होता है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। 5 मैंने अवस्था आपको स्टेट बताया था, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि जो H2O आपका अणु है वह छोटे छोटे आयनों में आयनित होता है, यानी टूटता है। जैसे चीनी के कणों को हम लोग घोलते हैं पानी में तो वो आयनित होता है कि नहीं आयनित होता है। ऐसा समय आता है कि भाई चीनी के जो कण होते हैं वो पूरे पानी में घुल जाते हैं लेकिन आपको दिखते नहीं है, तो भाई समांगी मिश्रण हो जाता है, समांगी विलीन हो जाता है। तो अब यहाँ पे H2O जो है वो छोटे छोटे आयनों में आयनित हो जाएगा, अलग अलग टूटेगा। तो यहाँ से टूटेगा H धन आयन और प्लस का OH ऋण आयन। ध्यान से हमारा समझिएगा बात को। अब यहाँ से OH ऋण आयन हो जाएगा। अब इसी H धन आयन को हम लोग अम्लीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्लीय बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं, बोलते हैं। अब ये OH ऋण आयन को हम लोग बोलते हैं क्षारी। क्या बोलते हैं, क्षारी। और मैंने आपको बताया था कि क्षारी की पहचान करने के लिए उसको चखते हैं तो उसका नमकीन जैसा कड़वा स्वाद होता है, उसको क्षारी बोलते हैं। और अम्ल, अम्ल वह पदार्थ है, साइट्रिक एसिड है जिसका स्वाद हम लोग चखते हैं तो खट्टा जैसा लगता है, जैसे आम, नींबू हो गया, ये सब साइट्रिक एसिड उसमें पाया जाता है। अब क्या होता है, वह एसिड के कारण ही क्या होता है, खट्टा होता है। जो कड़वा होता है वो क्षारी होता है, जो नमकीन जैसा होता है। यदि आप रोएंगे तो आपका आंसू भी नमकीन जैसा होता है, यानी उनको हम लोग क्षारी बोलते हैं। तो मानव का जो आंसू होता है, आंख का जो आंसू निकलता है वह भी आपका क्षारी होता है। क्या होता है, क्षारी होता है। बात मेरी समझ में आ रही है ना। अब आगे देखिए कि क्या चीज है। तो H धन आयन और OH ऋण आयन में टूटा कि नहीं टूटा। अब ये दोनों मिला तो क्या बना, H2O बना ना। अब H2O को हम लोग बोलते क्या है, इनको बोलते हैं अणु। बोलते कि नहीं बोलते हैं अणु। अब ये अणु क्या है, ये इनको बोलते हैं हम लोग जल बोलते हैं। बोलते कि नहीं जल बोलते हैं, ये जल है। अब जल का निर्माण कैसे हुआ, H धन आयन से और OH ऋण आयन से निर्माण हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। तो हमारा यहाँ से एक अणु बना, बड़ा कि नहीं बना। और यही अणु आपका क्या है, यौगिक है कि नहीं यौगिक है। अब आगे देखिए कि यौगिक कैसे कैसे बनता है। छोटे छोटे यौगिक को हम लेते हैं। जैसे हम यदि यहां से करते हैं NaCl प्लस, अब यहां से हम ले लेते हैं HCl को लेते हैं। अब देखिए हमारे पास दो यौगिक है, एक सोडियम क्लोराइड है, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिनको हम लोग बोलते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं ना। अब देखिए यहाँ से सोडियम जो क्लोराइड है वह और ये दोनों आपस में, देखिए दोनों में क्लोराइड मिल रहा है आपका, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब ये आपकी दो आपका यौगिक है, इसमें आपको दो यौगिक मिला है। यौगिक यदि हम बात करते हैं तो यौगिक में आपको मैंने बताया था कि यौगिक उसे कहते हैं जब छोटे छोटे क्या मिलते हैं, तत्व तो मिलते हैं तो एक यौगिक का निर्माण होता है। जैसे यदि ऑप्शन में आपसे कोई पूछ दे, ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ यौगिक, यदि आपसे पूछे, जैसे मान लीजिए इसमें सोडियम है, दूसरे ऑप्शन में आपसे कह दिया कि आपका जल है, क्या है, जल है, तीसरे ऑप्शन में कह दिया कि हाइड्रोजन है, और चौथे ऑप्शन में आपको बोल दिया कि यहाँ से आपका है, जैसे मैं ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं ले सकता हूँ, यहाँ से Ca डाल देता हूँ, ठीक है। चार ऑप्शन आपको दिया, चार ऑप्शन में ध्यान से समझ के बताइए कि यौगिक कौन है। इसका एक मैं डाल देता हूँ H2O, ध्यान से समझिए। इन चार ऑप्शन में सबसे आपको बड़ा कौन दिख रहा है, अब बताइए। इस H2O को बनने में क्या किस किस चीज की आवश्यकता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एकल बंध द्वारा बने हैं, तब जाकर जल का निर्माण हुआ है। अब ये देखिए हाइड्रोजन जो H2O है वह किससे किससे मिला है, हाइड्रोजन 2 के अनुपात में है, हाइड्रोजन 2 के अनुपात और ऑक्सीजन किस अनुपात में, ऑक्सीजन आपका है 16 के अनुपात में। ध्यान से समझिए, उनके द्रव्यमानों का अनुपात देखा जाए तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है एक होता है ना। और भाई परमाणु भार क्या होता है, एक होता है, तो 1 दूना के 2, और इसका ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये हो जाएगा 16। यदि हमें इनको काटना चाहे तो 2 1 कम 2 और 2 8 16, एक संबंधे 8 है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलकर एकल बंध द्वारा जब जल बनाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन की भूमिका 2 रहती है और ऑक्सीजन की भूमिका 16 रहती है, तब जाकर आपका बनता है जल। परमाणु भार आपसे कभी कभी पूछता है, परमाणु भार हो, यानी जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु भारों का योग क्या होगा। तो इसमें यहां से जब पूछेगा आपको तो 2 और 16 कितना हुआ,
2 18 18। तो परमाणु भारों का योग कितना हो गया बताइए? 18 18 हो गया। ये 18 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यौगिक आपको बन गया कि नहीं बना? बना। सोडियम क्लोराइड, और यहाँ सोडियम और क्लोराइड मैंने मिलाया तो सोडियम क्लोराइड बन गया। और यही आपका यौगिक है जिनको हम लोग लवण के नाम से जानते हैं। इनको हम लोग जानेंगे किस नाम से? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड। जानते कि नहीं जानते? ये रासायनिक नाम है, ये आपका अणुसूत्र है। और इनको हम लोग सिंपल में बोलते हैं लवण। और इनको हम लोग यौगिक भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 तत्व इसमें है, एक है सोडियम, दूसरा है क्लोराइड। 2 लोग मिले तब बना है। एक रहता तो कभी भी आपका यौगिक नहीं बनता, कभी भी आपका एक पदार्थ नहीं बनता। भाई जल है, जल में 2 चीज है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्लोराइड है। चावल है तो चावल में आपका जल है और चावल है, तब मिलकर आपका भात बना है। रोटी है तो रोटी को आपने क्या किया? आटा। भाई आटा के तो उसमें पानी को मिलाया तब ना बना। आप पानी को नहीं मिलाएंगे तो आपका ऐसे ही पूरा जल जाएगा। रोटी कब जलती है? पानी का मात्रा कम होने लगती है। हाँ, रोटी जलती है कब? जब पानी की मात्रा कम होती है तब। रोटी फूलती है कब? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही रोटी फूलती है। मतलब CO2 गैस के कारण, CO2 गैस के द्वारा ही रोटी आपकी क्या करती है? फूल जाती, चौचक एकदम अच्छी लगती है। आप पिचकी हुई कब लगती है? कब फूली हुई और कच्ची लगती है? जब CO2 की मात्रा कम होती है तब। कभी कभी आपको रोटी एकदम चकता नजर आती है, ऐसा लगता है उसमें पपड़वा नहीं है, सटी रहती है। तो सटती कब है? जब CO2 की मात्रा कम होती है तब। इस बात को गौर से आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि जो रोटी तावा पे सेकी जाती है वो उष्मा को शोषित करती है, और उसमें से जो जल होता है वो धीरे धीरे क्या करता है? जलवा को ना नीचे उष्माएं खींच लेती है। उष्मा को खींचती है तो जब रोटी का परत होता है वो धीरे धीरे जलने लगता है, क्योंकि वहाँ पे जल की मात्रा कम होने लगती है। और जल की मात्रा कम होने लगती है तो रोटियाँ अपने आप जलने लगती है। अगर कोई व्यक्ति अगर इस तरह आगी से जलेगा तो उसका कम क्यों दुखता है, या जो भाप से जलता है उसका क्यों अधिक दुखता है? सुनिए, यहाँ पे 2 तरीके का क्वेश्चन आ गया है कि आग से आदमी जलता है तो वहां पे नहीं दुखता, लेकिन भाप से जलता तो क्यों दुखता? तो सुनिए, भाप में एक प्रेशर होता है। भाप में एक प्रेशर होता है। कुकर का जो हवा आपका प्रेशर होता है, प्रेशर से जो एयर निकलता है उसको कभी देखे? देखे कि नहीं देखे? देखे। लेकिन उस एयर को आप यदि हाथ में लेना चाहे ना तो जल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें एक टेम्परेचर समान तापमान है। वो तापमान एक भंडार है, एक विस्फोट है। यदि वह कुकर यदि उस एयर को, प्रेशर को बाहर, गैस को ना निकाले तो कुकर फट जाएगा। आग से आदमी कम जलता है क्योंकि आग कहीं ना किसी एक अंग को जलाएगा ना, वो तो पूरा भाप को क्या करेगा? एरिया को तुरंत प्रसारित करेगा, फैलाएगा, तुरंत कवर करेगा। गैस है, गैस बहुत जल्दी जिधर हवा रहेगी उधर ही फैलेगा। अब देखो भाई, अब आपका जो वाष्प है, वाष्पीकरण है, जो वाष्प है आपका, भाप जो है, तो भाप जिधर एयर रहेगा, अब हवा की तरफ एयर है तो आप रोकना चाहोगे तो रोक ही नहीं पाओगे। अब आपको आंच तुरंत लगेगा। तो भाप क्या होता है? एक प्रेशराइज होता है, एक ताप होता है, ठीक है? वो क्या होता है? एक दाब के कारण वो जब निकलता है तो किसी एक डायरेक्शन में चलता है, हवा के डायरेक्शन की दिशा में चलता है, अनुकूल दिशा में चलता है, प्रतिकूल नहीं चलेगा। आपको चलिए इधर इस साइड में चलिए, नहीं चलेगा, जिधर हवा रहेगा उधर ही चलेगा भाई। लेकिन जलेगा तो बड़ा विस्फोट करेगा। वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण नहीं पता? खाना पकाते हैं, वही जो पानी खाना पकाते हैं तो उस समय जब खाना पकता है तो जो वाष्प ऊपर निकलता है, भाप, वही वाष्पीकरण होता है। वाष्प होता है, वाष्पन वो कहलाता है। और जब पूरा पानी आपका धीरे धीरे, जानते हैं वाष्पीकरण के कारण ही बादल बनता है और जाकर आपका बारिश होती है। और खाना नहीं पकता तो कभी भी आपका यह वाष्प ऊपर नहीं जाता और ठंडा नहीं होता। और यही वाष्प क्या होता है? भाप ऊपर जाकर एक ओस के रूप में भी गिरता है। जान लीजिए, इसमें कई चीजें हैं आपकी। वाष्पन है, वाष्पीकरण है, आसवन है, संघनन विधि है, और बहुत विधियां हैं। पानी जाता होगा ना वाष्प में। क्या? जैसे नहर का पानी जो होता है, कभी कभी देखे हैं जाड़ों के दिन में नहरों का पानी जब आता है तो भापे निकलता है, क्योंकि जाड़े के दिनों में पानी जो होता है एकदम गर्म होता है, और उस गर्म के कारण ही क्या होता है? भाप निकलता है।
और जाड़े के दिन में आपका गर्म और आपके गर्मी के दिन में ठंडा होता है। क्यों? संगणन विधि द्वारा ठंडा होता है, क्योंकि जो आपका सीजनल है, सीजन के परिवर्तन इंटरचेंज के कारण ही आपका जल क्या होता है, ठंडा गर्म होता है। वो जानते हैं हर सीजन में, यदि ठंडे की बात करते हैं तो ठंडे के दिन में हम लोग ठंडा पानी क्यों नहीं पीते? पता है, ठंडा जल भारी जल होता है और गर्म जल हल्का जल होता है। आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि जब हम लोग जाड़े के दिन में ठंडे पानी से नहाते हैं तो मैल नहीं छूटती है। क्यों पता है? भारी जल होता है, भारी जल शरीर के सारे छिद्रों तक धूल के कणों को नहीं हटा पाता, ये चीज होता है। और हल्का जल क्या करता है पता है? हल्का जल यदि शरीर के हर जहाँ पे बाल निकलता है वहां पर छिद्र होता है, जहां जहां बाल निकलते हैं वहां वहां छिद्र होता है, और वहीं से आपका एयर अंदर प्रवेश करता है, तब आपको ठंडा लगता है, गर्म लगता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि आपको बताती है कि गर्म है कि ठंडा।